नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार पुनः ऑनलाइन आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछले टॉपिक में हम चर्चा कर रहे थे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों का सामान्य परिचय, जिसके दो भागों को आपने पढ़ा था। आज हम जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं उसमें और नए मनोवैज्ञानिक हैं जिनके परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो जिन चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो पार्ट थर्ड में आप देखोगे कि और कौन कौन से मनोविज्ञान में ऐसे कौन कौन से लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनके कार्यों के आधार पर उनको भी मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलते हम लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों की चर्चा को लेकर। तो पार्ट थर्ड में जिस मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहला यदि देखा जाए तो एक नाम आता है विलियम वुंट। किसका नाम आता है? विलियम वुंट। मनोविज्ञान में इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विलियम वुंट जो कि जर्मन मनोवैज्ञानिक था। विलियम वुंट क्या था? जर्मन मनोवैज्ञानिक था। अब चीज हम बात कर रहे हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक तो था ये विलियम वुंट, वैज्ञानिक जर्मन मनोवैज्ञानिक था। फिर यदि हम बात करते हैं आखिर विलियम वुंट का कार्यकाल कितना रहा है, तो विलियम वुंट के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो विलियम वुंट का जो कार्यकाल था वो लगभग 1832 से लेकर 1920 तक का। कितना कार्यकाल रहा है? 1832 से लेकर 1920 तक का इसका कार्यकाल रहा है। यदि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा की यदि बात करें कि इस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा दिया, तो मनोविज्ञान को इसको मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा देने का श्रेय, वैज्ञानिक दर्जा देने का श्रेय की यदि बात करें, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा देने का श्रेय किसे दिया गया, तो नाम आता है विलियम वुंट को। तो ये विलियम वुंट ने ही क्या किया? मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा दिया। अब चीज आती कि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा तो विलियम वुंट ने दिया। विलियम वुंट जो कि संरचनावादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक थे। तो विलियम वुंट की यदि हम बात कर रहे हैं तो विलियम वुंट संरचनावादी कौन सा संप्रदाय था कि संरचनावादी जो संप्रदाय था उस संप्रदाय के विलियम वुंट मुख्य प्रवर्तक थे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संरचनावादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक के रूप में कौन से मनोवैज्ञानिक लोकप्रिय हुए हैं, तो विलियम वुंट थे संरचनावादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक। अब चीज आती है, संरचनावादी संप्रदाय के तो मुख्य प्रवर्तक रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित करने का श्रेय भी किसको दिया गया? कि विलियम वुंट को ही दिया गया कि मनोविज्ञान को किसको? मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित करने का श्रेय, परिभाषित करने का श्रेय भी किसको दिया? वुंट को ही दिया। ये श्रेय भी किसको दिया? विलियम वुंट को दिया, जिसने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में क्या किया? परिभाषित किया। अब चीज आती है कि जिस लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे थे उसमें विलियम वुंट काफी लोकप्रिय है। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो समय काल है वह 1832 से लेकर 1920 तक का समय काल रहा है। मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक दर्जा देने का श्रेय विलियम वुंट को दिया गया। संरचनावादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट थे। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान में के रूप में परिभाषित करने का श्रेय विलियम वुंट को दिया गया था।
अब चीज आती है, इतने कार्य तो इसने विलियम वुड ने किए, इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो अंतर्दर्शन, कौन सा दर्शन, कि अंतर्दर्शन जो विधि थी, इस अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक की यदि बात करें तो इस विधि के प्रतिपादक भी कौन थे, ये वुंट ही थे, जिन्होंने अंतर्दर्शन विधि का भी क्या किया, निर्माण किया। और यदि हम देखते हैं तो मनोविज्ञान की, इसकी मनोविज्ञान की, और वो भी कौन से, विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण भी या स्थापित भी विलियम वुड ने की थी। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया, विलियम वुड ने किया। कब किया, कि 1879 में किया। ये विश्व की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, कि जर्मनी के लेप्जिग नामक स्थान पर ये क्या की, स्थापित की गई, नामक स्थान पर स्थापित की। तो ये सारी की सारी अगर देखा जाए तो विलियम वुड की क्या है, एक तरह से उसकी उपलब्धि है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण करने वाला कौन था, विलियम वुड था। कब की, 1879 में की। किस स्थान पर की, कि जर्मनी के लेप्जिग नामक स्थान पर इसको स्थापित किया। वर्तमान में इस प्रयोगशाला को किस रूप में जानते हैं, तो वर्तमान में इस प्रयोगशाला का नामकरण यदि बात करें कि वर्तमान में इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में इसे जाना जाता है। तो आज हम जिस मनोवैज्ञानिक का हम जीवन परिचय पढ़ रहे थे, तो एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसको समझने में और आसानी से रहेगी। तो अगले हम मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें एक नाम आता है जो विलियम वुड की ही तरह काफ़ी लोकप्रिय रहा है। तो हम चर्चा जिस मनोवैज्ञानिक की और चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसमें एक नाम आता है वाटसन। किसका नाम आता है, वाटसन का नाम लिया जाता है। तो विलियम वुड के बाद या और मनोविज्ञान के अंतर्गत और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो उसमें एक नाम आता है वाटसन। किसका नाम आता है, वाटसन। ये भी मनोविज्ञान में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। वाटसन की यदि हम बात करें तो वाटसन जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। वाटसन क्या, कहाँ का रहने वाला था, कि ये एक तरह से अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। वाटसन कहाँ का था, कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। इसके अलावा यदि हम देखें तो वाटसन का जन्म, यदि वाटसन के जन्म की यदि बात करें तो 9 जनवरी, कौन सी जनवरी, कि 9 जनवरी 1878 में इसका जन्म हुआ। यदि इसकी मृत्यु की यदि बात करें तो वाटसन की मृत्यु का यदि हम बात कर रहे हैं तो 25 दिसंबर, कौन सा, कि 25 दिसंबर। और यदि सन की बात की जाए तो 1958 में इसका मृत्यु हुई। तो एक तरह से वाटसन का जो समय काल है वो 1878 से लेकर 1958 तक का समय काल रहा है। कई किताबों में 1959 में मिलेगा, जबकि ऑथेंटिक का यदि देखा जाए तो 9 जनवरी 1878 से लेकर 1958 का इसका समय काल रहा है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा गया, वाटसन को बताया गया। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्यवहारवाद का आखिर जनक कौन है, तो वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और ये व्यवहारवादी संप्रदाय के यदि देखते हैं तो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो व्यवहारवादी संप्रदाय की मुख्य प्रवर्तक के रूप में भी क्या रहे हैं, प्रवर्तक के रूप में भी लोकप्रिय रहे हैं। काफ़ी इनका नाम अग्रणी लिया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो अंतर्दर्शन का बहिष्कार करने वाले भी थे। तो वाटसन क्या थे, वाटसन ने क्या किया कि अंतर्दर्शन का क्या किया, बहिष्कार किया। अंतर्दर्शन का क्या किया, का बहिष्कार। कई बार एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। करने वाले थे, करने वालों में प्रमुख रहे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्दर्शन का विरोध करने वालों में प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक रहा है, तो उसमें एक नाम आता है वाटसन। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि वाटसन ने व्यवहारवाद में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें केवल मानवीय व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया, अपितु पशु पक्षियों के व्यवहार का भी क्या किया, इस वाटसन ने अध्ययन की बात कही। इन्होंने एक कथन कहा था, जब शारीरिक क्रियाएं स्पष्ट रूप से, कौन सी क्रियाएं, जब शारीरिक क्रियाएं स्पष्ट रूप से दर्शनीय एवं उल्लेखनीय हैं तो चेतना का कोई स्थान नहीं लेता। तो वाटसन ने क्या कहा, एक इनका विशेष जो कथन रहा है कि वाटसन का जो लोकप्रिय कथन था, वाटसन का जो लोकप्रिय कथन था उसमें इसने क्या कहा था, वाटसन का ये कहना था कि जब, वाटसन का क्या कहना था कि जब शारीरिक क्रियाएं, क्या कहना था कि जब शारीरिक क्रियाएं स्पष्ट रूप से, शारीरिक क्रियाएं स्पष्ट रूप से दर्शनीय एवं, इस कथन के बारे में कहा कि जब शारीरिक रूप से जो क्रियाएं दर्शनीय एवं उल्लेखनीय हैं, शारीरिक क्रियाएं क्या है, स्पष्ट रूप से क्या है, दर्शनीय एवं उल्लेखनीय हैं, तब चेतना का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब इसने एक तरह से चेतना का विरोध करते हुए क्या कहा, जब शारीरिक क्रियाएं स्पष्ट हो जाती है, शारीरिक क्रियाएं क्या हो जाती है, स्पष्ट रूप से दर्शनीय हो जाती है और उल्लेखनीय होती है, तो चेतना का कोई महत्व नहीं रहता या चेतना का कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा यदि देखते हैं तो वाटसन का एक कथन और भी लोकप्रिय है कि वाटसन ने एक बात कही थी कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो या बालक दे दो। वाटसन ने क्या कहा कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे क्या है, कुछ भी बना सकता हूं। तो वाटसन के ये दोनों कथन काफी लोकप्रिय रहे हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन कथनों को पूछ लिया जाता है। तो आज जिस दूसरे मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे थे उसके परिचय के बारे में, तो उसमें वाटसन का नाम क्या है, काफी लोकप्रिय है। तो एक बार आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हो सकता है आपको समझने में और आसानी रहेगी। तो आज जो दो मनोवैज्ञानिकों की हमने चर्चा की, जिसमें सबसे पहले हम जिस मनोवैज्ञानिक की चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक नाम आया विलियम वुंट, और दूसरा जो था वो वाटसन था, जो व्यवहारवाद का जनक भी कहलाता है। और इसमें मानव व्यवहार और पशु के व्यवहार के अध्ययन पर इसने क्या दिया, विशेष बल दिया। और अब अगले जिस मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि
और कौन सा लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो उस मनोवैज्ञानिक की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक नाम आता है जो काफ़ी लोकप्रिय रहा है और दर्शन में उसका काफ़ी महत्व रहा है। तो उस मनोवैज्ञानिक की हम बात करने जा रहे हैं। तो तीसरे नंबर की यदि बात कर रहे हैं पार्ट थर्ड में, तो वो प्लेटो था। कौन था? कि प्लेटो था। यदि देखा जाए तो प्लेटो है कि यूनानी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक था। प्लेटो क्या था? यूनानी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक था। क्या था? मनोवैज्ञानिक था। अब चीज आ रही है, आखिर इस यूनानी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक प्लेटो का कार्यकाल कितना रहा? तो प्लेटो के कार्यकाल की यदि हम बात करें कि आखिर प्लेटो ने कब तक, कहाँ से कहाँ तक कार्यकाल इसका रहा है, तो प्लेटो का कार्यकाल की यदि बात करें तो 427 से, और यदि देखा जाए तो 348 ईसा पूर्व, 427 से लेकर 348 ईसा पूर्व तक का इसका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। यदि प्लेटो के गुरु की यदि हम बात करें तो प्लेटो का जो गुरु था जो काफ़ी लोकप्रिय रहा है, तो प्लेटो के गुरु की यदि हम बात करें तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ये वही व्यक्ति था सुकरात जिसने प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया था। इसके अलावा चौथे नंबर की यदि हम बात फिर करें कि यूनानी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक रहा है प्लेटो, कार्यकाल 427 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व। इसके गुरु का नाम सुकरात था। यदि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की यदि हम बात करें तो प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को, प्लेटो ने क्या किया? शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को क्या दिया? महत्व दिया। अनुकरण को एक तरह से विशेष महत्व दिया था। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली में क्या किया? अनुकरण को विशेष महत्व दिया। यदि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य की बात करें कि प्लेटो की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत प्लेटो ने जिस बात पर विशेष बल दिया है शिक्षा में, तो एक तरह से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सत्य का साक्षात्कार, सत्य का क्या कराना? साक्षात्कार कराना। और प्लेटो का एक और यदि बात करें तो प्लेटो ने क्या किया था? प्लेटो ने आत्मा को शाश्वत कहा। तो प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने आत्मा को शाश्वत बताया। प्लेटो ने आत्मा को क्या बताया? शाश्वत बताया, शाश्वत कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस यूनानी दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक ने आत्मा को शाश्वतता की संज्ञा दी या शाश्वतता कहा, तो इसमें एक नाम आता है प्लेटो। और प्लेटो की एक लोकप्रिय पुस्तक रही है, प्लेटो की लोकप्रिय पुस्तक काफ़ी रही है। कई बार इस पुस्तक को लेकर पूछा गया है क्वेश्चन कि प्लेटो ने जिस लोकप्रिय पुस्तक की रचना की, प्लेटो की जो लोकप्रिय पुस्तक थी, उस पुस्तक की जो रचना की, उस पुस्तक का नामकरण की यदि बात करें तो उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। क्या नाम था? रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो ने लिखी, काफ़ी लोकप्रिय रही है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आज हम तीसरे जिस लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक की हमने चर्चा की, तो उसमें एक नाम क्या आता है? प्लेटो का नाम आता है। इसका भी आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथे नंबर पर जिस मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो भी यदि देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में काफ़ी अग्रणी रहा है और काफ़ी लोकप्रिय रहा है। तो चौथे जिस मनोवैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह से काफ़ी दार्शनिक पद्धति वाला, तो उसका नाम था
अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं? एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। काफी इतिहास में काफी महत्वपूर्ण इसका मनोविज्ञान के इतिहास में काफी योगदान रहा मनोविज्ञान में। अब चीज आती है कि अरस्तु एक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक था। ये क्या था? एक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक रहा है। दार्शनिक मनोवैज्ञानिक। इसके अलावा यदि हम देखते हैं जो अरस्तु था, इसका कार्यकाल यदि हम बात करें कि अरस्तु का आखिर समय पीरियड क्या रहा है, कहाँ से कब तक ये कार्यकाल रहा है, तो अरस्तु के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व, 384 से 322 ईसा पूर्व इसका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। इसके अलावा इन्होंने दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इन्होंने क्या किया? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में आत्मा का क्या किया? अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में क्या किया? आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया था। इसका मतलब प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में परिभाषित करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इसके अलावा यदि देखते हैं तो इन्होंने आत्मा को ज्ञान, इन्होंने क्या किया? आत्मा के जिस ज्ञान की बात की या आत्मा को ज्ञान का अपार साधन माना, आत्मा को ज्ञान का अपार साधन माना है। ज्ञान को आत्मा का क्या है? या आत्मा को ज्ञान का अपार साधन माना। इंद्रिय ज्ञान को, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इंद्रिय ज्ञान को यानी इंद्रिय रूपी जो ज्ञान है उसको वास्तविक सत्यता प्रदान की। इंद्रिय ज्ञान को वास्तविक सत्यता प्रदान की। तो आज जिस मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे थे उसमें अरस्तु का भी नाम काफी लोकप्रिय है, जिसे एरिस्टोटल के नाम से भी हम जानते हैं। ये दार्शनिक मनोवैज्ञानिक था। इनका समय काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा को ज्ञान का अपार साधन माना। इंद्रिय ज्ञान को वास्तविक सत्यता प्रदान इन्होंने की है। तो ये तो था अरस्तु का एक सामान्य जीवन परिचय। तो आज हमने जिन 4 मनोवैज्ञानिकों की सामान्य जीवन परिचय की जो चर्चा की है, इन सामान्य जीवन परिचय से भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन के अंदर इनके जीवन परिचय के बारे में अधिकतर नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन इन टॉपिकों को मैंने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का इसलिए प्रयास किया। कई बार क्या यहाँ से भी क्या होते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। तो संभव थे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। या प्रथम बार जो मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में कुछ और टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए निरंतर अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।